सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में इस दशहरे के मौसम में मेला को एंजॉय करते हुए लगे भिड़े पड़े होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्त मेरे, वो चुंबक पढ़ने वाले हैं। चुंबक नहीं पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में देखो पढ़ा नहीं जाता है, मनोरंजन किया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है दोस्त मेरे, लिखा हुआ है चुंबकों के साथ मनोरंजन। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है चुंबकों के साथ मनोरंजन। आजा, क्या लिखा हुआ है देखो दोस्त मेरे, टॉपिक का नाम है चुंबकों के साथ मनोरंजन होना है। चुंबकों के साथ मनोरंजन। चलो 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 चलो। चलिए, तो आज चुंबक के साथ हम लोग मनोरंजन करने वाले हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। बच्चा कहता है ये चुंबक, ये तो हम जानते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम समझाने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें, मैग्नेटाइट में या चुंबक की अगर हम बात करें, मैग्नेट की अगर हम बात करें, तो मैग्नेट जो है वो क्या है? तो ये लोहे का ऑक्साइड है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, ये एक ऐसा ऑक्साइड है लोहे का, ये एक ऐसा ऑक्साइड है जिसको आप Fe3O4 कह सकते हैं। ये लोहे का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है दोस्त मेरे? लोहे का ऑक्साइड है। अगर आपको कह दे कि भैया ये किसका ऑक्साइड है, तो हम कहेंगे दोस्त मेरे लोहे का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? लोहे का ऑक्साइड है। लोहे का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है दोस्त मेरे? लोहे का ऑक्साइड है। कौन? मैग्नेट। लोहे का ऑक्साइड में भी कौन सा लोहा? दैट इज मैग्नेटाइट। का नाम सुने हैं आप लोग? जल्दी बताइए, मैग्नेटाइट का नाम सुने हैं? एक मिनट यार, ये Fe3O4 से बना हुआ है। और अगर हम लोहे की बात करें, ध्यान से देखना, मैग्नेट लोहा काला होता है। लोहा कैसा होता है? काला होता है। और लोहे को हम लोग लोडस्टोन भी कहते हैं। लोहे को हम लोग लोडस्टोन कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटका हुआ रहता है। लोहे को हम लोग क्या कहते हैं? लोडस्टोन कहते हैं क्योंकि यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटका हुआ होता है। लोहे का ऑक्साइड है Fe3O4। लोहे का लोहा काला होता है। लोडस्टोन कहते हैं। इसमें ध्रुवों की संख्या जो हम बात करें, ध्रुवों की संख्या 2 है। सबको पता है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। लेकिन बताओ तो एक क्वेश्चन आपको देगा कि चुंबक की असली पहचान क्या है। एक क्वेश्चन आपको देगा, चुंबक की असली पहचान क्या है? चुंबक की असली पहचान क्या है? ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चा गलती करता है। चुंबक की असली पहचान क्या है? एक ऑप्शन है आकर्षण, एक ऑप्शन है आकर्षण और दूसरा ऑप्शन है विकर्षण। बताओ जल्दी से, चुंबक की असली पहचान क्या है? एक ऑप्शन है आकर्षण और एक ऑप्शन है विकर्षण। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? चुंबक की जो असली पहचान है वो क्या है? जल्दी से बता दूं। चुंबक की असली पहचान जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? चुंबक की असली पहचान जो है वो क्या है? जल्दी से बता दूं। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? चुंबक की असली पहचान एकदम जल्दी से बताओ, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। चुंबक की असली पहचान विकर्षण है। चुंबक की जो असली पहचान है वो विकर्षण है। क्वेश्चन जब पूछेगा तो गड़बड़ कर देगा, जबकि एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, कहते हैं चुंबक द्वारा मनोरंजन। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। कौन चुंबक दोस्त मेरे? मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक भी दो प्रकार का होता है। चुंबक की अगर हम बात करें, चुंबक दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। और दूसरा होता है दोस्त मेरे कृत्रिम चुंबक। एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक की अगर हम बात करें, निश्चित आकार नहीं होता इसका, निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता। अशुद्धि होता है इसमें, अशुद्धि होता है, अशुद्धि होता है। चुंबकशीलता कम होती है। इसका ठीक उल्टा होता है कृत्रिम का। चुंबकशीलता जो होती है वो निम्न होती है। इसका सब कुछ उल्टा होता है कृत्रिम का। कृत्रिम का निश्चित आकार होता है, अशुद्धियां कम होती है, चुंबकशीलता भी कम होती है। सॉरी, चुंबकशीलता निम्न नहीं होती है, कुछ चुंबकशीलता इसका उच्च होता है। इसका एक और चुंबक पूछता है, चुंबक दो प्रकार का।
ये तो अस्थाई और अस्थाई हुआ। चुंबक की अगर हम बात करें, ये दो प्रकार का है, एक अस्थाई और दूसरा है अस्थाई। अस्थाई चुंबक जो होता है वो स्टील का बना होता है, और अस्थाई चुंबक नरम या मृदु लोहे का बना होता है। मृदु लोहे का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। चुंबक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। निश्चित आकार का नहीं होता, अशुद्धियां होती है, चुंबकशीलता निम्न होती है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कृत्रिम का। चुंबक दो प्रकार का, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई चुंबक स्टील का होता है, अस्थाई नरम या मृदु लोहे का होता है। अस्थाई चुंबक नरम या मृदु लोहे का होता है। और अस्थाई चुंबक की अगर हम बात करें, नरम या मृदु लोहे का बना होता है। अगला, चुंबक की असली पहचान क्या है दोस्त मेरे? विकर्षण है। चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण है। चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण। अब देखो, चुंबक की अगर हम बात करें, चुंबक ई चुंबक है। इसमें ये कैसे चुंबक है? जैसे कोई आशिक कैसे है, कोई दूसरे से प्यार करता है तो वो आशिक है। ये चुंबक कैसे है? तो चुंबक इसलिए है क्योंकि ये लोह पदार्थों को अपनी ओर, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। बड़ा सिंपल है। जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर चुंबकित करता है, आकर्षित करता है, उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखो, किसको किसको? लोहा, निकेल और कोबाल्ट को। इसी में से ऑप्शन दे देगा, बताओ ये लोहा, निकेल और कोबाल्ट कैसा पदार्थ है? कहेंगे चुंबकीय पदार्थ है। कहें जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करता उसे अचुंबकीय कहते हैं। एकदम सिंपल बात है। जो चुंबक को आकर्षित करेगा चुंबकीय पदार्थ, जो नहीं करेगा अचुंबकीय पदार्थ। चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्लास 7th में हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। कौन कौन ध्रुव होता है दोस्त मेरे? दो ध्रुव, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो कि टुकड़ों में काट दोगे। एकदम बेसिक से आपको हीरो बनाएंगे दोस्त मेरे, बेसिक से टॉप तक लेके जाएंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है, आप पढ़ सकते हैं। एकदम बढ़िया से पढ़िए। टुकड़ों में कर देने पर, देखो अब यहां दो क्वेश्चन है। टुकड़ों में कर देने पर चुंबकशीलता क्या होता है? टुकड़ों में कर देने पर चुंबकशीलता ने ध्रुव क्या होता है? टुकड़ों में कर देने पर ध्रुव जो होता है, वो कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। बताओ, अगर दो टुकड़ा कर दिए, चलो दो ही टुकड़ा कर दिए, अब ध्रुवों की संख्या, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 हो जाता है। बताओ, दो टुकड़ा कर दिए, तो अगर इस चुंबक को दो टुकड़ा कर दोगे ना, फिर भी हर टुकड़े में ध्रुवों की संख्या 2 होगी। तो कहता है दो टुकड़ा कर देने पर ध्रुवों की संख्या फिर भी 2 होगी, हर टुकड़े में 2 होगी। और दोनों टुकड़ा मिला के 4 होगा, क्योंकि 2 इसमें बन जाएगा। ऐसे काट दोगे ना तो इसमें भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो भैया ध्रुवों की संख्या 4 हो जाएगी, लेकिन हर टुकड़े में 2 हो जाएगा। हर टुकड़े में 2 होगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। यहां कहता है दो टुकड़ा कर देने पर ध्रुवों की संख्या टोटल 2 एकरा में 4 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रत्येक टुकड़े में ध्रुवों की संख्या तो 2 ही होगी। दूसरा, गर्म करने पर चुंबकीय गुण क्या होगा? पहला ऑप्शन है घटेगा और दूसरा ऑप्शन है बढ़ेगा। गर्म करने पर चुंबकीय गुण जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ जल्दी, गर्म करने पर चुंबकीय गुण क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? देखिए क्या क्या मार रहे हो। तो दोस्त मेरे एकदम ध्यान कर लो, चुंबकीय गुण घटेगा। गर्म करने पर चुंबकीय गुण क्या होगा? घटेगा। और कितनों टुकड़ा में काट दोगे, हर टुकड़े में ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण। ये चुंबकीय बल रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं, 100 बार का क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा। ये प्रतिच्छेद नहीं करती, ये प्रतिच्छेद नहीं करती। देख लो, कहीं कोई काट रहा है, हमको लगता है कम से कम 20 बारी क्वेश्चन पूछा है। 20 टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। दोस्त ये बात एकदम तुम गांठ बांध लो कि तोरा बचा एक ही चीज सकता है, वो है कंटेंट, पढ़ाई। बाकी कोई वीडियो तोरा एकदम नहीं बचा सकता है। ध्यान से देख लो। कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं करती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाओं की अगर हम बात करें, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। और चुंबक गर्म करने पर चुंबकीय सामर्थ्य जो है वो घटेगा। अगर टुकड़ों में कर दोगे, हर टुकड़े में ध्रुवों की संख्या 2 होगी। स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा, इस सबको पता है। इसीलिए इसका नाम लोडस्टोन है। दोस्त मेरे लोडस्टोन है।
लोड स्टोन, लोडेड स्टोन। चुंबक को अगर आप स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो उसमें ध्रुवों के उसको उत्तर दक्षिण दिशा में वो लटक जाएगा, और लटक जाएगा दोस्त मेरे तो उसको हम लोग लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। आज अब हमारे चारों ओर की वायु, पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते हैं, वायु क्या है? एक ऑप्शन है आपके पास यौगिक है, एक ऑप्शन है यौगिक है, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण है। बताओ जल्दी से, वायु क्या है? यौगिक है कि मिश्रण है? जल्दी बताओ, वायु यौगिक है कि मिश्रण है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? वायु यौगिक है कि मिश्रण है? भैया जिसका सूत्र होता है, जिसका सूत्र होता वो यौगिक है, और जिसका सूत्र नहीं होता, जिसका सूत्र नहीं होता वो मिश्रण है। जिसका सूत्र होता है वो यौगिक है, और जिसका सूत्र नहीं होता वो मिश्रण है। तो वायु का कोई सूत्र होता है? ऑक्सीजन का सूत्र होता है। जकर सूत्र होगा किसी के साथ, सूत्र होगा वो भी साथ में, जैसे H2O सूत्र है ना, तो ये यौगिक है। और अगर कोई सूत्र नहीं होगा, कहता है जल तथा मिट्टी, वायु में वायु उपस्थित होता है, एकदम होता है। जल और मिट्टी में वायु तो रहबे करता है। अभी कभी मिट्टी का कण ले लीजिए, उसमें भी वायु है। जल ले लीजिए तो उसमें भी ऑक्सीजन है, तो वायु है। कहता वायु में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछेगा कैसा है, तो ये अम्लीय है। और ये क्या बनाता है? शुष्क बर्फ बनाता है। ये शुष्क बर्फ यही बनाता है, आग को यही बुझाता है। जलवाष्प जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहेगा सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग करवाता है। और अगर आपको कह दे कि ब्रह्मांड में बताओ सबसे अधिक मात्रा में कौन? ब्रह्मांड में सबसे अधिक, ब्रह्मांड में सबसे अधिक बताइए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक। एक ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। बताओ जल्दी से, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन है? ब्रह्मांड की अगर हम बात करें सबसे अधिक कौन है? जल्दी बताओ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय, शुष्क बर्फ यही बनाता है। वायुमंडल में अगर कहेगा 78% तो ठीक है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में। लेकिन बताओ ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन है? बताओ जल्दी, जल्दी बता। जल्दी बोल। ब्रह्मांड में अगर सबसे अधिक कहेगा तो हाइड्रोजन मारिएगा, नाइट्रोजन नहीं मारिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कहेगा नाइट्रोजन मारिएगा। कंटेंट एक लेवल में जाके पढ़ना होगा दोस्त मेरे। नॉर्मल नाइट्रोजन है वायुमंडल में, पढ़ लोगे नहीं होगा। क्वेश्चन इस बार पूछा था ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन? हाइड्रोजन। और कहेगा बताओ ब्रह्मांड में, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन? नाइट्रोजन 78%। लेकिन ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन मारिएगा। फिर कहता है दोस्तों वायु क्या है? हम पहले ही बोले मिश्रण है, उसका कोई सूत्र नहीं होता वो मिश्रण है। जिसका कोई सूत्र नहीं होता वो मिश्रण है। ऑक्सीजन ज्वलन में, देखो दो बातें हैं बढ़िया से समझना। हम लोग जो दोस्त मेरे सांस लेते हैं, तो ये हम, एक होता है आवश्यक, एक होता है सहयोगी। जैसे अगर हम सांस लेते हैं, हमको ऑक्सीजन एकदम आवश्यक है, हमको चाहिए ही चाहिए। और आग लगने के लिए सहयोगी है वो। वैसे आग लगने के लिए वो भी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो सहयोगी है। अब सहयोगी और आवश्यक में आप अंतर तो एकदम समझते होंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए, बड़ा सुंदर देखो एनसीईआरटी की एक गरिमा है, कोई विद्वान आदमी दोस्त मेरे लिखता है इसको, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक। ऑक्सीजन जो है ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक। एकदम बड़ा प्यार से देखना, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक है, श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है और श्वसन के लिए आवश्यक है। लेकिन एक बात बताओ, जलने के लिए, जलने
के लिए, जलने के लिए क्या जरूरी है? जलने के लिए जरूरी है ईंधन, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा, और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। बताओ आंसर। या चौथा ऑप्शन ले लो ऑल। जलने के लिए, या कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसको बताओ आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन ज्वलन के लिए सहायक है लेकिन श्वसन के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग श्वसन नहीं कर सकते, खास करके हम लोग। अब यहां आंसर बता दो। जलने के लिए, आग के लिए तीनों चीज जरूरी है। कोई एक हटा लोगे तो आग बुझ जाएगा। हीट हटा लो आग बुझ जाएगा, ईंधन हटा लो आग बुझ जाएगा, ऑक्सीजन हटा लो आग बुझ जाएगा। कोई तीनों चाहिए, ऑल तीनों चाहिए जलने के लिए, नहीं तो एक भी अगर एब्सेंट हुआ तो फिर जलेगा नहीं। तो कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बताओ आग लगा हुआ है क्या हटाएंगे? तीनों में कोई एक हटा लो आग लग जाएगा, और अगर तीनों में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो आग हट जाएगा। अगला तीनों दे दोगे तो आग लग जाएगा। कहता वायु, देख लो क्लास 7th है। वायु का वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है और दूसरा सबसे अधिक ऑक्सीजन है 78 और 21, और अगर ब्रह्मांड में पूछ देगा तो हाइड्रोजन है। आ जाओ इधर। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, एकदम आवश्यक है, बिना वायुमंडल के हम जी नहीं सकते। अब चलते हम लोग अगला चैप्टर में, कचरा संग्रह और निपटान में। हम बोले थे आपको कि कचरा का निपटान का सबसे घटिया मेथड क्या है? आग लगा देना, भस्म कर देना। क्यों? क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्त मेरे? वो सबसे तेजी से रक्त में घुलनशील है, दम घोंटू गैस है, मार देगा। तो कहते हैं कचरा, रसोई घर से अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। एकदम सही बात है। सबको जितना रसोई घर का अपशिष्ट है, पौधा जंतु, इस सब का अपशिष्ट है, और उसको खाद में बदल दीजिए, ये कंपोस्ट कहलाता है। ये कंपोस्ट का साइकिल है भैया। ये पादप है, पादप से ये मान लो तुम्हारा केला अमरूद है, ये खा के तुम छिलका वगैरह फेंक दिया, छिलका वगैरह फेंकने के बाद ये थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने के बाद ये यहां से तुम्हारा खाद बन जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन, किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ का नाम सुने हो? किसान का मित्र कहते हैं उसको, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बनाने में सहायक है वो। रसोई घर का कचरा कहता है बाबू मेरे, तो रसोई घर का कचरा से कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। रसोई घर के कचरे से कहेगा बताओ तो कौन सी गैस निकलती है? देखते हैं कौन कौन बना पाता है। एक है मीथेन और दूसरा है इथेन। रसोई घर के कचरे में कौन कौन सी गैस होती है? एक मीथेन और दूसरा इथेन। आंसर बताओ। रसोई घर के कचरे में कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन और इथेन। व्हाट इज द आंसर? राइट आंसर इज मीथेन। गोबर गैस में भी मीथेन, सीएनजी में भी मीथेन, कभी कभी गोबर गैस को ही बायोगैस कह देता है, उसमें भी मीथेन। कभी कभी रसोई घर का कचरा को ह्यूमस भी कह देता है, ह्यूमस भी कह देता है। तो ह्यूमस जो होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसमें भी मीथेन। कहते हैं को कृमि अथवा लाल केचुआ द्वारा, कौन केचुआ द्वारा दोस्त मेरे? ये जो कृमि या लाल केचुआ, इसको किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। इसीलिए दोस्त मेरे इसको किसान का मित्र कहते हैं, इसको किसान का मित्र कहते हैं, इसको किसान का मित्र कहते हैं, इसको किसान। रसोई घर के कचरे में कृमि अथवा लाल केचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। आ जाओ इधर, इसलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण संभव है। देखो सबसे बढ़िया मेथड है रिसाइकलिंग करना। अगर आप रिसाइकिल कर देते हैं किसी भी चीज का, तो वो कचरा निपटान का सबसे बढ़िया मेथड है। रिसाइकिल करके बोतल से फिर बोतल बना लिए। आग नहीं लगाना, आग लगाना सबसे घटिया मेथड है। पूछता है कागज के पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जाती है। बताओ कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कागज सेलुलोज का बना होता है। बताओ पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आज आपको हम पढ़ाएंगे रूमिनेंट, अभी हम आगे जाएंगे। तो कागज किसका बना होता है दोस्त मेरे? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज हम लोग पचा नहीं पाते हैं, लेकिन शाकाहारी पचा पाता है। शाकाहारी की इसीलिए छोटी आंत लंबी होती है। आप आगे पढ़िएगा। कागज के पुनः चक्रण संभव है। पुनः चक्रण द्वारा बने कागज को उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है।
फिर कहता है पुनः चक्र, मतलब फिर से उसको गला के फिर से आप दूसरी चीज बना सकते हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, इसलिए सबसे सबसे घटिया, घटिया कह दीजिए, सबसे घटिया कचरा अगर कहेगा कौन है, प्लास्टिक कहेगा। क्यों है? क्योंकि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। कहेगा आपको बताओ सबसे घटिया कचरा, कहेंगे प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि उसको कंपोस्ट करके, कंपोस्ट करना मतलब सड़ाना, सड़ा कर हम कम हानिकारक पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। अब आ जाओ क्लास 7th में। हम बोले थे अच्छा आज आए हैं क्लास 7th में हम लोग, क्लास 7th में चलते हैं। पादपों में पोषण, आ हा, पादप में पोषण कहता है हरे पादप। कौन पादप दोस्त मेरे? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। हरे पादप को हम लोग उत्पादक भी कहते हैं। उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उससे कम जैसे जैसे ऊपर जाओगे 10% ऊर्जा का ही यूज हो पाता है। कहते हैं हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। हम बोले थे प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, रात में नहीं होता है। आ जाओ इधर, कहते हैं हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज, देख लो यही यही रिएक्शन है। चलो इधर आते हैं हरे पादप में। हरा पादप से दोस्त मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछा था रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके खाद्य का संश्लेषण मतलब खाद्य का निर्माण करते हैं। संश्लेषण मतलब बनाना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से चाहिए। देखो यहाँ ई रिएक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है, हम आपको बोले थे प्रकाश, पिछला लाइन क्या था? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। सूर्य का प्रकाश हम कल भी बोले थे आपको 1% चाहिए। क्लोरोफिल में उत्प्रेरक का काम करता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सब शब्द जब देता है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये है दोस्त मेरे कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कहेगा सनलाइट कितना % लेते हैं? 1%। कहेगा ये क्लोरोफिल क्या है? उत्प्रेरक। इसमें क्या रहता है? मैग्नीशियम। यूज कल भी हम बताए थे, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ, ये जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, प्रकाश संश्लेषण के दोस्त मेरे उत्पाद हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, लेकिन ये किसके लिए ये उत्पाद है? यहां आप आइएगा तो ये पादप के लिए है, हम कल भी बताए थे। लेकिन मनुष्य के लिए कौन है? मनुष्य के लिए जो उत्पाद है वो ऑक्सीजन है, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया था। ये जो सौर ऊर्जा है ये क्लोरोफिल की सहायता से ही इसमें संचय होता है। तो आपको कहेगा क्लोरोफिल, एगो चीज और जान लो, प्रकाश का संचय यही करता है। देखो बढ़िया से देखोगे, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा संचय, सौर ऊर्जा संचय यही करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? और ये उत्प्रेरक भी है। ये क्या है दोस्त मेरे? उत्प्रेरक भी है, उत्प्रेरक भी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से मिलता है, तो कहेंगे जल से मिलता है। याद रखिएगा ये जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन, ये कहां से मिलता है? जल से मिलता है। और CO2 से क्या मिलता है दोस्त मेरे? CO2 से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। H2O से ऑक्सीजन मिलता है और CO2 से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। H2O से ऑक्सीजन मिलता है और CO2 से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये पूछता है कभी कभी कि बताइए ये जो ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में वो कहां से मिलता है? कहेंगे जल से मिलता है। कहेगा ये जो कार्बोहाइड्रेट, देखो इस शब्द एग्जैक्ट यूज करता है एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? CO2 से मेनली मिलता है। और कहेगा क्लोरोफिल का क्या काम है? कहेंगे सौर ऊर्जा का संचय करना। क्लोरोफिल का क्या काम है? कहेंगे सौर ऊर्जा का संचय करना। क्लोरोफिल का काम क्या है दोस्त मेरे? सौर ऊर्जा का संचय। अगला 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 बता दो दोस्त मेरे। अगला 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 कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। बहुत बढ़िया होवे करता है। देखो इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। जितना भी जीव है प्लांट के अलावे सब लोग इसका यूज करते हैं। और ये कहेगा कहां से मिलता है? कहेंगे जल से मिलता है। कहां से मिलता है दोस्त मेरे? जल से मिलता है। कवक अपना पोषण, कवक 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 जो है अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। नहीं देखते हो कवक मतलब फंगस। कहते हैं कवक जो होता है वो कहां लगता है? जितना सड़ा गला पदार्थ है उस पर कवक लग जाता है। हम लोग कहते हैं फंगस लग गया है, सड़ गया है। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, कवक और जीवाणु को, कवक और जीवाणु को हम लोग पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं। 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 या इसी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजों को सड़ाने की जवाबदेही इसी की होती है। कहते हैं कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। कौन? कवक। जितना सड़ा गला पदार्थ है उसी से प्राप्त करता है। देखो एकदम यही लाइन मिलेगा तुमको क्वेश्चन में। वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसा पादप, ये जो अमरबेल आप देख रहे हैं परजीवी है, क्योंकि आपको भी पता है ये दूसरे पर आश्रित रह के भोजन यापन करता है। परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन पादप से? परपोषी पादप से ये अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कवक और जीवाणु को पृथ्वी का क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं या अपघटक कहते हैं। अपघटक जो सड़ा दे, अपमार्जक जो साफ कर दे। तो ये दोनों काम करता है, सड़ाता भी है और साफ भी करता है। आ जाओ दोस्त मेरे इधर। कुछ पादप जो होते हैं, देखो दो चीजें हैं, एक है हेटेरोट्रॉप्स और एक है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब हुआ स्वपोषी। या स्वपोषी में आपको भी पता है कि उत्पादक आता है। उत्पादक कौन है? पौधा है। उत्पादक कौन है दोस्त मेरे? पौधा है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। देखो इसको हम लोग विषमपोषी कहते हैं, जो दूसरे पर आधारित हो। एकदम सिंपल है, जो दूसरे पर आधारित हो। देखो ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी सब दूसरे पर आधारित है, प्लांट पर या दूसरे जीव पर आधारित है तो उसको विषमपोषी कहेंगे। और जो खुद पर आधारित, जो किसी दूसरे पर आधारित भोजन के लिए नहीं हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसी में क्या करता है, इंग्लिश वर्ड को हिंदी बना के लिख देगा। इसको लिख देगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप किसको कहते हैं? लड़का कहेगा अरे बाप रे, तो पढ़वे नहीं किए। ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऑटोमेटिक, उसका खुद का भोजन रहता है भैया, उसको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। स्वपोषी, उत्पादक, पौधा, सबसे अधिक ऊर्जा इसी की होती है। फिर कहता है हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी, इसकी खुद की ऊर्जा नहीं होती, ये खुद का भोजन नहीं होता, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब पढ़िए तो, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव, कुछ पादप भी, जैसे अमरबेल अभी हम लिए थे, कुछ पादप एवं अन्य सभी। अब देखो तुमको क्वेश्चन पूछेगा सभी पादप, अच्छा बताओ ये लाइन सही है क्या? हमने यहां तो लिख दिया कि स्वपोषी, उत्पादक, पौधा। आपको पूछेगा सभी पादप, सभी पादप स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं? पहला ऑप्शन लिख हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? देखते हैं कौन बना पाता है। अभी हम लोग क्लास 7th में आ गए हैं। सभी पादप क्या हैं? अरे दोस्त मेरे सिर्फ कलम उठा ले, बाकी तुमको कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये समझ लो दोस्त मेरे, इतना भयानक पॉलिटिक्स है ये कोचिंग की दुनिया, और एकदम आप जो है इसमें फंस जाओगे। इसलिए पढ़ाई करो, हमसे पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करो। नहीं तो ये कोचिंग की दुनिया अभी ऐसी हो गई है कि आप समझ लीजिए, हम कल भी इस बात पर चर्चा किए थे, जिसको भी आगे बढ़ना है वो कोई भी रास्ता अपना लेता है, कोई भी टीचर हो, पढ़ाने के अलावे। क्योंकि जब टीचर आपस में बात करते हैं तो वो कहते क्या हैं
कि बच्चा सर पढ़ता नहीं है। बच्चा क्या नहीं करता? पढ़ता नहीं है, उसको कंट्रोवर्सी चाहिए। वैसा ही वीडियो हम बनाएंगे तब बच्चा देखेगा, नहीं तो सर हम लोग का दाले रोटी नहीं चले। हम बोले इससे तो बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। कहे क्या कीजिएगा, पढ़ाने जाते हैं तो 1,000 लाइव रहता है, कंट्रोवर्सी में जाते हैं तो 50,000 1,00,000 लाइव रहता है। तो मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। तो टीचर भी क्या कर रहे हैं कि उनको कंट्रोवर्सी में ही घुसना है। क्यों घुसना है? क्योंकि भैया उसी पे व्यूज आ रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। और तुम भी दोस्त मेरे, पढ़ने में सबको, ये आपकी गलती नहीं है, पढ़ने में तो सबको खराब लगता है। पढ़ना, बैठ के पढ़ना इट्स टू हेक्टिक वर्क। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 6 महीने का टेंशन से जिंदगी भर का आराम है। और वो कंट्रोवर्सी वाली आप 50 वीडियोस देख लो, तुमको कहीं मिल जाएगा, अरे फलना बात, अरे चिलना बात, अरे ढकेलना बात। हम लोग भी 100 कंट्रोवर्सी देखते हैं दोस्त मेरे। आज जब सामने वाले से पूछते हैं कि जी आप मेरे लिए ऐसा वीडियो क्यों बनाए, अरे तुम ऐसा वीडियो क्यों बनाया, बोला सर वीडियो चलता ही उसी से है सर, नहीं करेंगे कंट्रोवर्सी तो हम लोग का चैनल नहीं चलेगा। और इतना हाई लेवल पर, और बच्चे भी वही चाहते हैं, बच्चों को वो देखने में मजा आता है। ये टीचर उसके बारे में क्या बोला, वो टीचर उसके बारे में, फलाने ने चिल्लाने के बारे में क्या बोला, उस पर लाखों व्यूज है। टीचर ने लड़कियों के लिपस्टिक के बारे में क्या कहा, टीचर ने लड़कियों के बारे में क्या कहा, टीचर ने लड़कों के बारे में क्या कहा। तो ये चीजें हैं दोस्त मेरे, हमको लगता है आपको इससे अलग होकर पढ़ाई करनी चाहिए। हम लोग के लिए तो चला और मुश्किल है। अब सच वीडियो भी बना देता है विरोध में, और जब पूछते हैं तो कहता है क्या कीजिएगा सर, चैनल है उसी से चलता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर छोड़िए, आप इन सब चीजों से अलग हटिए। हम या कोई भी अच्छा टीचर जो अच्छा पढ़ाता है उनसे पढ़िए। सभी पादप स्वपोषी होते हैं, ये लाइन गलत है। क्योंकि अभी हम आपको बताए अमरबेल ये स्वपोषी नहीं है, इसका खुद का भोजन नहीं बनता है, वो लाइन एकदम गलत है। फिर कहते हैं तो पादप स्वपोषी होते हैं, ये सही है, लेकिन सभी पादप स्वपोषी होते हैं, यह गलत है। उम्मीद करते हैं रीजनिंग आपका अच्छा होगा तो आप जरूर समझ जाइए। कहते हैं कुछ पादप, ध्यान से देखो, कहते हैं कुछ पादप जो होते हैं एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। आ जाओ इधर। कहते हैं क्या कहते हैं, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता है। जंतु के पोषण के लिए पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। जैसे भोजन के लिए जो उसको चाहिए, वो क्यों इसलिए चाहिए क्योंकि भोजन, अंतर्ग्रहण की विधियां, शरीर एवं इनका योगदान, उपयोग सम्मिलित है। अंतर्ग्रहण करते हैं हम लोग, उसका उपयोग करते हैं, उसका ये सब चीजें करते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन देखो यहां ध्यान से देखना, कहते हैं आहार। अच्छा, हम लोग आ गए हैं भोजन के ग्रहण पर, इसको हम लोग इस चीज में समझेंगे। ध्यान से एकदम मोहब्बत से देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्त मेरे। जंतुओं को पोषण क्यों चाहिए? शरीर के लिए पोषण चाहिए। चलो तो अब दोस्त मेरे ध्यान से समझना, आ गए हैं हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, प्राणियों का पोषण। हम लोग प्राणियों के पोषण चैप्टर में हैं, क्लास 7 के। ध्यान से एकदम आराम से समझना। इस फिगर को देखो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हिंदी इंग्लिश हम दोनों आपको बता देंगे। जिह्वा का टोंग होता है, माउथ कैविटी ये हो गया, ये जिह्वा टोंग हो गया, ये माउथ कैविटी हो गया, ये मुख गुहा जिसको आप कहते हैं, ये ग्रसिका हो गया, ये ग्रसिका हो गया, जिसको आप ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। फिर यहां से भोजन आ जाता है अमाशय में, स्टोमक के नाम से जानते हैं आप, स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक से चला जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से चला आएगा दोस्त मेरे बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा द्वारा या रेक्टम द्वारा रेक्टम के पास आएगा, रेक्टम से एनस होते हुए बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखना ऑर्डर क्या है। पहले तो मुख में पाचन होता है, मुख में पाचन होता है लार के द्वारा, मुख में पाचन होता है लार के द्वारा। फिर आ जाओ ग्रसिका, ईसोफेगस होते हुए अमाशय में आता है, ईसोफेगस होते हुए अमाशय में आता है। अमाशय में किसका स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। फिर आ जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है।
संपूर्ण पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। संपूर्ण पाचन और अवशोषण कहां हो जाता है? क्षुद्रांत्र छोटी आंत में। फिर आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, यहां पाचन नहीं होता है, पानी का अवशोषण होता है। फिर आ जाता है गुदा में, गुदा से एनस होते हुए बाहर आ जाता है। यहां है यकृत, इसके ठीक ऊपर है यकृत। और यकृत जो होता है दोस्त मेरे, आप सबको पता है, पित्तरस का स्राव करता है लीवर, जो पित्ताशय में जमा होता है। यहां पर पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय से फिर जाता है कहां पर? छोटी आंत के पास ये जो है एंटर करता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो भोजन कहां से कहां जाता है अभी यही समझते हैं, फिर आगे और डिटेल में। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से इसोफेगस ग्रसिका होते हुए पेट में, स्टोमक में, स्टोमक से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए बाहर निकल जाता है। अब ध्यान से समझना की कह रहा है, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है आहार नाल, बहुत बढ़िया, तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। देखो दोस्त मेरे, ये पूरा यहां से यहां ये आहार नाल है, ये पूरा आहार नाल है। स्रावी ग्रंथियां में देख लो कौन कौन है। पेनक्रियाज स्रावी ग्रंथियां है, जो पेनक्रिएटिक जूस देता है, इंसुलिन देता है, वगैरह वगैरह। तो जो एक स्रावी ग्रंथियां है, और एक ये नली है, नली में इसोफेगस है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत होते हुए बाहर आता है। तो इस सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। कहता आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से, स्रावी मतलब जो स्राव करती है, संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें कौन कौन है? एक तो मुख गुहा है पहला, ये माउथ कैविटी, माउथ कैविटी ये इसको कहते हैं हम लोग माउथ कैविटी, मुख गुहा, जहां पहला पाचन हो जाता है। मुख गुहा की अगर हम बात करें, माउथ कैविटी, पाचन शुरू यहीं से होता है। पाचन जो है दोस्त मेरे, शुरू यहीं से होता है। फिर कहता है ग्रसिका, ग्रसिका ये देखो, ये ग्रसिका है जिसको आप ईसोफेगस कहते हैं। इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें अगर कहेगा पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। अमाशय, अमाशय ये देखो, ये जो देख रहे हैं नाशपाती नुमा सेब, जो सेब जो आप देख रहे हैं, ये अमाशय है। अमाशय में HCl का स्राव होता है, HCl का स्राव होता है। उसके बाद आ जाता है दोस्त मेरे, उसके बाद देखो अमाशय से चला आएगा छोटी आंत में। छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। आपको कहेगा कौन ऐसा अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें पाचन अवशोषण दोनों होता है? कहेंगे छोटी आंत। फिर आ जाओ बड़ी आंत, इसमें पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है, पानी अवशोषण होता है। इसमें पाचन नहीं होता, इसमें पाचन नहीं होता। कहेगा कहां पर पाचन नहीं होता? बड़ी आंत में। फिर कहता फिर मलाशय में समाप्त हो जाता है। गुदा भी इसमें सम्मिलित है। पाचन रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन है? एगो लार ग्रंथि है, एगो लार ग्रंथि है, एगो यकृत है। यकृत क्या छोड़ता है दोस्त मेरे? पित्तरस, जो पित्ताशय में जमा होता है। फिर अग्नाशय हो गया। ये तीनों जो है लार ग्रंथि, जो लार लार देता है, लार में आपको भी पता है एमाइलेज होता है। फिर यकृत जो होता है वो पित्तरस, पित्तरस देता है जो वसा को तोड़ता है। एक्चुअल में पाचन का मतलब होता है भोजन को तोड़ना, पाचन का मतलब होता है भोजन को तोड़ना। ये अग्नाशय जो है इंसुलिन का स्राव करता है। इंसुलिन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ये यार शुगर को, जो शुगर होता है उसको तोड़ने में ये मदद करता है हमारा। इंसुलिन की अगर हम बात करें, नहीं कहते हैं इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय के कौन सेल से? अल्फा बीटा डेल्टा सेल होता है, उसमें ये बीटा सेल से निकलता है। फिर आ जाओ यकृत, यकृत में पित्तरस का स्राव यहीं से होता है, और ये जमा होता है पित्तरस पित्ताशय में, और इसका काम है वसा का पाचन करना। पित्तरस वसा को गुल्लिकाओं में तोड़ देता है। लार ग्रंथि लार छोड़ता है। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है, अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है। देख लो सबका प्रॉपर्टी हम आपको बता दिए। ये मुख गुहिका है, मुख गुहा है जहां पर माउथ कैविटी, जहां पाचन शुरू होता है। फिर इसोफेगस है, इसमें पाचन नहीं होता है। थोड़ा सा दोस्त मेरे साउंड की समस्या हो गई थी। चलो हम लोग इधर चलते हैं, और चलते हैं हम लोग आगे की ओर।
और आगे जब बढ़ते हैं तो क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। हमने आपको क्या क्या कहा, कहते हैं मुख, यहाँ ईसोफेगस की अगर हम बात करें, यहाँ ईसोफेगस की अगर हम बात करें, आमाशय की अगर हम बात करें, इसमें HCl का स्राव होता है। ग्रसिका में पाचन नहीं होता है, और मुख गुहिका में पाचन शुरू हो जाता है, जो माउथ कैविटी है इसमें पाचन शुरू हो जाता है। बृहदांत्र का मतलब हो गया बड़ी आंत, इसमें पानी का अवशोषण होता है, पाचन इसमें नहीं के बराबर होता है। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों जो है ये स्रावी ग्रंथियां हैं। स्रावी ग्रंथियां जो पाचक रस का स्राव करती है। देखो ये सब जो है ये तीन, ये जो देख रहे हो, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत यानी माउथ कैविटी, ईसोफेगस, एस्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब के सब भोजन का पाचन में मदद करते हैं। लेकिन पाचक रस कहेगा कौन कौन छोड़ता है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझना, कहते हैं विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग हैं। एकदम सही बात है, अलग अलग जीव में भोजन का ग्रहण अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन दोस्त मेरे पूछा था और बच्चों ने इसको एकदम इग्नोर किया और नहीं बना पाए। देखो क्या होता है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है। मेनली पोषण का मतलब होता है भोजन का टूटना। अगर इतना बड़ा भोजन है ना दोस्त मेरे, इसको आप इतना छोटा छोटा में तोड़ दिए, यही पाचन है। एक्चुअल में पाचन कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन है। तो कहते हैं पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, पाचन के बाद उसके रस का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद वो पूरे रक्त के सहायता से पूरे शरीर में फैलता है, और उसके बाद जो बचा हुआ जो नहीं पचता है उसको बाहर निकाल देते हैं। जो नहीं पचता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें हम लोग पहले ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद पाचन होता है। ऐसे भोजन हम लोग ग्रहण किए, उसके बाद पाचन हुआ, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, उसके बाद उसके रस का अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद हर जगह फैला रक्त के माध्यम से, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लोगों ने निकाल दिया। तो क्या क्या स्टेप फॉलो किया हम लोगों ने, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब खाए, उसके बाद पचाए, फिर अवशोषण किया उसके रस का, फिर स्वांगीकरण मतलब घुला मिला दिया, और फिर निष्कासन हो गया। ये जो हम लोग खाते हैं अंतर्ग्रहण, फिर हो गया इस सब में पाचन होता है। पाचन के बाद छोटी आंत में विलय के द्वारा अवशोषण होता है, फिर पूरे रक्त के माध्यम से स्वांगीकरण मिलता है और फिर बाहर निकल जाता है। फिर आते हैं दोस्त मेरे इधर इधर इधर, मड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। एक्चुअल में पाचन ही मुख में शुरू हो जाता है। इस सब एनसीईआरटी का ओरिजिनल लाइन है क्लास 7 का, पलट लो किताब देख लो, यही लाइन लिखा हुआ है, एक भी काके की तक चेंज नहीं है। मड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है, एक्चुअल में पाचन ही मुख में प्रारंभ हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। कहां पर, प्रोटीन का पाचन की अगर बात करोगे तो कहां प्रारंभ होता है, अमाशय में। अमाशय में किसका स्राव होता है, HCl का। कहां, किसका, यकृत द्वारा श्रावित पित्त अग्नाशय से, अग्नाशयी रस इंसुलिन एवं छोटी आंत की भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। देखो दो बातें हो गई कि छोटी आंत में पूरा हो जाता है और पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। ये दो बातें आपको जान लेनी है कि भैया पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है, पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है, और छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषित होते हैं। हम अभी तुरंत बताए थे, जल एवं कुछ खनिज लवण ये बड़ी आंत में, छोटी आंत में तो भोजन का संपूर्ण रस का अवशोषण होता है, लेकिन बड़ी आंत में जाओगे तो जल एवं कुछ लवण का बड़ी आंत में अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो कहेगा बताओ छोटी आंत में क्या होता है, मुख में क्या होता है, तो मुख में पाचन शुरू होता है। कहां पर संपूर्ण होता है, छोटी आंत में। कहां पर जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में। कहां पर जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहां हो जाता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में अगर कहेगा तो जल, एकदम ध्यान से इसे देखना होगा दोस्त मेरे, अगर जीवन को सुधारना है तो, नहीं तो नहीं होगा। और बहुत बच्चे एलपी के रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का रिजल्ट जो है ना दोस्त बना हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई जिसके कारण रिजल्ट को फिर से ठीक करने में लगाया गया।
अब पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। रिजल्ट ऑलरेडी बना हुआ था 26 को ही, वेरीफाई भी हो गया था बहुत सारे बोर्ड का, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई होगी जिसके कारण रिजल्ट को रोका गया है। इसमें दोस्त, इसमें तुम सोच के देखो, हम हमारा ही अगर कोई सोर्स होगा तो हमको बताएगा कि हाँ सर रिजल्ट कल आने वाला है, अब ये हो गया है, तो हम उसी आधार पर आपको कहते हैं। और लेकिन साथ में हम ये हमेशा कहते हैं कि दोस्त मेरे ऐसा नहीं है, अगर बीच में कहीं पर पाइपलाइन में गड़बड़ी हो जाएगा तो रिजल्ट हटा दिया जाएगा, फिर रिजल्ट रिवाइज होगा, रिवाइज होकर फिर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक 100% वेरिफिकेशन नहीं होगा ये फाइनल रिजल्ट कैसे दे दिया जाएगा। तो दोस्त मेरे इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम ही बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है कि पाइपलाइन में जो भी गड़बड़ियां हो जाएंगी, हम कहते हैं मेरी बात रहे ना रहे, रिजल्ट अच्छे से मिल जाना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम, मुझे बहुत घमंड है, मैंने कह दिया, मैं बोर्ड थोड़े हूं दोस्त। हमको जो नोटिस मिलता है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, जो नहीं पचता है वो हमारे शरीर से क्या होता है दोस्त मेरे, बाहर निकल जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, र्यूमेन का नाम सुने, उसको रूमिनेंट कहते हैं या र्यूमेन कहते हैं। ये शाकाहारी में केवल होता है, शाकाहारी में होता है, सेलुलोज को पचाता है शाकाहारी। शाकाहारी पादप खाता है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, उसमें र्यूमेन पाया जाता है। एनसीईआरटी में देखो क्लियर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कहेगा ये क्या है, गाय भैंस हिरन ये सब शाकाहारी है। जैसे घास खाने वाले, घास खाने वाले मतलब घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। घास की अगर हम बात करें सेलुलोज होता है। घास खाने वाले जंतु रोमंथी र्यूमिनेंट कहलाते हैं। देखो ये याद रखना, जो घास खाने वाले होते हैं वो रोमंथी र्यूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं, पत्तियों को खा लेते हैं तथा र्यूमिनेंट में भंडारित कर लेते हैं, खा के सीधा र्यूमिनेंट में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन को पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाता है। मतलब वो जो खाता है पहले आऊं 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 करेगा, खा लेगा सब। ऐसा थोड़े है कि उसको भोजन को तोड़ देता है कि पच जाएगा, नहीं पच पाता है तो भैया उसको सीधा आमाशय वगैरह में नहीं डालता है, उसको रूमिनेंट में डाल देता है, रूमिनेंट में डाल देता है। रोमंथी जानवर ये कहलाते हैं क्योंकि इसके पास र्यूमेन है, वहां रख लेता है, वहां रखने के बाद फिर से मुख में लाके फिर चबा के उसको तोड़ता है। नहीं देखता भैंस क्या करता है, जुगाली, तो जब फुर्सत में, पहले तो जब उसको खाने का है सब खा लेगा, खा के र्यूमेन में जो है डाल देगा। र्यूमेन एक समझ लो झोला है, ओकरा में डाल दिया। अब वो जब अस्थिर होता है तब उसको क्या करता है, वो लाता है मुख में। अब मुख में लाके फिर भैंस को देखे हो कभी, भैंस को देखना वो क्या करता है। भैंस जब खाना खाता है, चारा खाता है, घास खाएगा, खाने के बाद सीधा उसके आमाशय में नहीं जाता है, वो जाता है र्यूमेन में। कहां जाता है दोस्त मेरे, र्यूमेन में। र्यूमेन में वो पहले स्टोर कर लेता है, और जब उसको फुर्सत मिलता है, जब एकदम आराम में रहता है, तो वहां से लेकर जुगाली करता है, और जुगाली करने के बाद फिर वो तब फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत बड़ी आंत में तब जाके पाचन होता है। आपको कहेगा बताओ शाकाहारी का दूसरा नाम, गाय भैंस हिरन जो घास खाता है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको रोमंथी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, रोमंथी। आज से गाय भैंस बकरी हिरन को ये गाय भैंस नहीं कहना, कहना ये रोमंथी है। क्या है दोस्त मेरे, रोमंथी है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट वर्ड है ये, रोमंथी, अंशवार तक का गड़बड़ी नहीं है, रोमंथी कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा र्यूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। फिर उसे पशु धीरे धीरे जुगाली करके क्या करते हैं, चबाते हैं। अब कहते हैं अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे अमीबा के बारे में तब। तो दोस्त मेरे इसका मतलब गाय भैंस बकरी कैसा प्राणी है, रोमंथी है। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, मुख में। HCl का स्राव कहां होता है, स्टोमक में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहां हो जाता है, छोटी आंत में। जल और खनिज लवण का अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत में। और पाचक संबंधी रस कौन कौन देता है, एगो यकृत देता है, एगो लार ग्रंथि देता है, एगो अग्नाशय देता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है दोस्त मेरे, इंसुलिन निकलता है। और यकृत से
पित्तरस का स्राव होता है जो जमा कहां होता है, पित्ताशय में। और पित्तरस का काम क्या है, वसा का पाचन, वसा का पाइसीकरण। पाचन का मतलब क्या होता है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ना। उम्मीद करते हैं बड़ा प्यारा प्यारा लाइन आपको मिलता होगा। मजा आता है दोस्त मेरे इसको पढ़ाने में। इसको पढ़ाने और पढ़ने दोनों के लिए जिगरा चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग फिर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।